गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपना जो बिंदु चल रहा है अधिगम चल रहा है। अधिगम में अपन पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों में अपन ने बच्चों पहले सिद्धांत एक सिद्धांत की बात कर ली थी। अधिगम के सातचर्य सिद्धांतों में अपन ने पहला एक सिद्धांत देखा था, वो देखा था अपन ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। जो किसने दिया था, जो देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक कौन थे, इवान पी पावलोव, आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, जो इसके क्या है जनक है। और उन्होंने 1904 में ये सिद्धांत दिया। और यह सिद्धांत देते हुए इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया। और ये सिद्धांत किस वजह से दिया, इन्होंने ये सिद्धांत दिया किसी व्यक्ति को किसी चीज के साथ अनुबंधित करने के लिए दिया। इन्होंने इनके सिद्धांत के 3 चरण थे। 3 चरणों के बारे में अपन समझ लिए थे। एक बार रिपीट कर देता हूँ उन चरणों को। पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण में कुत्ते को क्या दिया जाता है, स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है। और कुत्ता क्या करता है, स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अब कुत्ते को पहले चरण में दिया जाता है स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में भोजन दिया जाता है या भोजन दिखाया जाता है। और उसके बाद कुत्ता भोजन को देखकर लार टपकाता है, तो वह उसकी क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। वो कब का, वो पहला चरण है। और उसमें क्या है, बच्चे के अंदर पहले से क्या नहीं है, अनुकूलन पैदा नहीं हो सकता। कुत्ते के अंदर क्या है, अनुकूलन पैदा नहीं हो रखा। उसके बाद दूसरी चीज की अपन ने बात की। उसके बाद दूसरे चरण में अपन ने देखा, दूसरे चरण में जब वो प्रयोग करता है तो वो कुत्ते क्या किसी अन्य वस्तु के साथ क्या करना चाहता है, अनुबंधन करना चाहता है। तो वो भोजन देने से पूर्व कुछ अन्य उद्दीपक का उपयोग करता है, जिसे अपन अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। अब अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में उन्होंने अपने प्रयोग में घंटी का प्रयोग किया। वो क्या करते हैं, पावलोव क्या करते हैं, दूसरे चरण में घंटी बजाते हैं और कुत्ते को भोजन देते हैं। घंटी बजाते हैं, कुत्ते को भोजन देते हैं और कुत्ते के मुंह से लार टपकना प्रारंभ हो जाती है। यार दोस्तों, इस चीज में ध्यान रखने की चीज ये है कि आपको जो, अगर आप लोग को किसी चीज को किसी व्यक्ति को किसी के साथ अनुबंधित करना है तो उसमें 5 सेकंड का ही गैप होना चाहिए। उससे अधिक गैप होने से वो उसका कार्य, उसका प्रभाव नहीं रहता। तो कुत्ते को घंटी बजाई गई और भोजन दिया गया, घंटी बजाई गई और भोजन दिया गया, ऐसा उन्होंने काफी समय तक इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। तो कुत्ता, एक समय ऐसा आया कि कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज से ही क्या करने लग जाता है, लार प्रारंभ, कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाता है, जो क्या है स्वाभाविक अनुक्रिया। लेकिन वो किससे आ रही, अस्वाभाविक उद्दीपक से। किससे आ रही है, घंटी से आ रही है, भोजन से नहीं आ रही। भोजन अभी उसको दिखाया तक नहीं गया, सिर्फ घंटी बजाई और घंटी बजाते ही कुत्ता अलर्ट हो जाता है और उसके मुंह से लार टपकना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा चरण। तो तीसरे चरण में क्या हो, तीसरे चरण में जब कुत्ते का अनुकूलन उसके अंतर्गत पैदा हो जाता है तो कुत्ता उसके आधार पर क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तीसरे चरण में क्या होता है, कुत्ते को तीसरे चरण में वापस पुनः एक किया जाता है कि कुत्ते को घंटी बजाई जाती है लेकिन भोजन नहीं दिया जाता। यह कार्य कई समय तक दोहराया जाता है, केवल घंटी की आवाज बस लगाई जाती है और कुत्ते के मुंह से फिर लार आना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही घंटी की आवाज बजती है, कुत्ते के मुंह से क्या आती है, लार आना प्रारंभ हो जाती है। तीसरे चरण में उन्होंने क्या किया, कुत्ते का घंटी के साथ पहले तो अनुबंधन कर लिया, लेकिन पहले तो कुत्ता किससे बंध गया, उस घंटी से बंध गया कि हाँ भाई घंटी बजाते ही भोजन आएगा। तो उसने वो भोजन का वेट करता, 5 सेकंड के अंदर उसको भोजन मिल जाता। तो घंटी बजाते उसके मुंह से क्या आना, घंटी बजा के मारने ही उसके मुंह से लार आने लग जाती है। और तीसरे चरण में उन्होंने क्या किया, वो क्या करता है, तीसरे चरण में सिर्फ वही एक करता है कि सिर्फ घंटी की आवाज बजाता है लेकिन खाना नहीं देता। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो खाना ना देता है तो घंटी की आवाज बजाता है, घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार आ जाती है, क्योंकि वो क्या है, अनुकूलन के बाद का चरण है। ठीक है, ये चीजें अपन ने समझ ली थी। इसमें लिखने में आपको बहुत समय हो जाएगा। ये चीज आपने को समझ ली थी, जो अपन चीज ये समझ चुके हैं। कुछ कुछ शब्द हैं इसके अंदर, इस सिद्धांत के अंदर, उनके बारे में अपन समझेंगे। आपको चित्र में बनवा देता हूँ एक बार बोर्ड पे, उसके बाद आप उससे समझ जाओगे। ठीक है, तीनों चरणों का आप समझ पाओगे। ठीक है, कौन सा सिद्धांत चल रहा था अपना, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, यही चल रहा था ना बच्चों, किसने दिया, आईपी पावलोव। कब दिया, 1904 में। किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर। ठीक है, क्या प्रयोग किया, 3 चरणों में प्रयोग किया। पहला चरण में अपन देखेंगे, मैं आपको कुत्ता बना रहा हूँ और ये आपको नहीं, इस पे कुत्ता बना रहा हूँ बोर्ड में। ठीक है, पहले चरण में क्या किया, अपन ने क्या बनाया, कुत्ता बनाया। ठीक है, ये तो कुत्ता हो गया, ये बड़ा शानदार सुंदर सा कुत्ता है, आंखों में काजल डाल के एकदम रेडी हो रखा है। और इसको यहाँ किससे बांधा रखा है, खूंटे से बांध रखा है। ठीक है, अब इसको क्या दिया जा रहा है, भोजन दिखाया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बच्चों,
भोजन। भोजन को देखते ही क्या हो रही है, लार आ रही है, लार का आना। ठीक है, अपन ने संकेतों में बात की, संकेत में अपन ने देखा था कि जब भोजन जनित, जब स्वाभाविक उद्दीपक, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक को अपन यूसीएस से डिनोट करते हैं, और यह स्वाभाविक अनुक्रिया को अपन यूसीआर से डिनोट करते थे। ये इनका पहला चरण था। दूसरे चरण में इनके क्या हुआ, दूसरे चरण में यहाँ ये कुत्ते हैं, यहाँ एक कुत्ता है, ठीक है, ये हमने फिर से एक कुत्ता बनाया है, ठीक है, ठीक है, यही कुत्ते पे बंधा हुआ है। अब ये तो कौन सा सिद्धांत है, किस समय की बात है, अनुकूलन से पूर्व की अवस्था, ठीक है, अनुकूलन से पूर्व। उसके बाद आती है दूसरी अवस्था, अनुकूलन पैदा करने के लिए, पैदा करना, ठीक है, क्या करता है, अनुकूलन पैदा करने के लिए यहाँ एक ग्रंथि है, ठीक है, ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि या घंटी की आवाज मान लो, घंटी की आवाज, ठीक है, फिर क्या दे रहा है इसको, भोजन, ये कितना, 5 सेकंड के अंतराल के बाद, और कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार, ठीक है, इसने दूसरे सिद्धांत में किया, और इसके लिए अनुकूलन पैदा किसी और घंटी से। अब घंटी के बाद क्या है बच्चा, भोजन तो आपका क्या है, यूसीएस है, ठीक है, और लार खाना क्या है आपका, यूसी आर। ये भोजन क्या है, भोजन क्या है आपका, अस्वाभाविक उद्दीपक है, क्या है बच्चों, अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक को अपन किससे डिनोट करते हैं बच्चों, अस्वाभाविक उद्दीपक को अपन सीएस से डिनोट करते हैं, ठीक है, सीएस, ठीक है। ये तो इसके इस अनुक्रिया के आधार पर क्या हुआ, उसमें अनुकूलन पैदा हुआ, ठीक है। तीसरी अवस्था में वो क्या करता है, ये कुत्ता है, ठीक है, बड़ा सुंदर कुत्ता है, बड़ा प्यारा सा कुत्ता है, ठीक है, ये लो, ये कैसे बंधा हुआ है, कुत्ते से बंधा हुआ है। अब क्या किया, अब इसने क्या किया, अब अनुकूलन पैदा होने के बाद की स्थिति, ये तो अनुकूलन से पूर्व की स्थिति है, अनुकूलन पैदा करने की स्थिति है। अब अनुकूलन पैदा होने के बाद की स्थिति, अनुकूलन के पश्चात क्या होता है, अनुकूलन के पश्चात घंटी तो बजाई जाती है, क्या बजाई जाती है, घंटी की आवाज, और घंटी की आवाज से कुत्ते में क्या आती है, कुत्ते के मुंह से क्या टपकती है, लार आना। तो बच्चों घंटी की आवाज क्या है आपका, ये क्या है आपका, सी एस, ऐसा सी एस है बच्चों, एस एस नहीं, सी एस, ये क्या है आपका, सी एस, ये क्या है आपका, सी एस, और लार का ना, यूसी आर, यानी कि कुत्ते का अनुकूलन हो गया, अनुकूलन होने के बाद कुत्ता घंटी की आवाज से क्या करने लग गया, लार टपकाने लग गया। तो इस 3 चरणों में इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया है, किस पर, कुत्ते पर, ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने इस पर प्रयोग किया, ठीक है। अब इनके इस कुछ समय बाद क्या होगा, जब ये अनुकूलन से पूर्व की स्थिति, इसके बाद इसमें अनुकूलन पैदा हो जाएगा, जब ये अनुकूलन पैदा होगा तो काफी समय तक इसे अनुकूलित रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद केवल घंटी की आवाज बजाई जाएगी और कुत्ते को क्या नहीं दिया जाएगा, भोजन नहीं दिया जाएगा, और कुत्ते को ला रहेगी। तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, इस अवस्था में क्या हो जाता है आपका, विलोपन, पहला शब्द आपका है विलोपन, ठीक है, एक शब्द आपका आता है विलोपन। और इसमें अगर घंटी की आवाज, घंटी से समान नहीं भी तो कोई आवाज हो सकती है, जैसे घंटी की आवाज के समान आपको ट्रेन, मान लो किसी ट्रेन के हॉर्न की आवाज है तो वो भी तो इसमें आ सकती है। तो घंटी की आवाज के साथ ही क्या है, अन्य, यानी कि घंटी की आवाज से उसका क्या है, सामान्यीकरण, ठीक है। तो इसमें एक शब्द है आपका सामान्यीकरण, यानी कि घंटी से सामान्य कई अन्य भी आवाज भी आएगी, तो ये यहाँ पर आपका एक शब्द है सामान्यीकरण। एक शब्द आपका आता है पुनः प्रकटीकरण, पुनः प्रकटीकरण, ठीक। ये 3 शब्द है, इनके बारे में अपन लिखेंगे दोस्तों, ये सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तो इन जो 3 बाकी जो बचे हैं उनके बारे में अपन लिख लेते हैं, सिद्धांत समझ में आ गया। अब ये जो 3 शब्द इनके बारे में अपन लिख लेंगे, ठीक है, इसे ऐसा कैसा उतार लो आपकी समझ में आसानी से आएगा, ठीक है।
कर ली। अब अपन बात करेंगे किसकी बच्चों, जो तीन शब्द आपके लिए हैं, इस सिद्धांत में तीन शब्द होते हैं, तीन प्रकार की अनुक्रियाएं और होती है, कौन से अनुक्रियाएं होती है उनके बारे में बात लिखने, उनके बारे में अपन लिखने वाले हैं। पहला शब्द आपका आता है, जो सबसे पहला जो शब्द है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले शब्द में अपन लिखेंगे आपके विलोपन का। पहला शब्द आपका क्या है, विलोपन, विलोपन, सॉरी विलोपन नहीं, विलोपन। तो विलोपन कैसे होता है, विलोपन किस प्रकार से होता है, इसमें लिखेंगे अपन पावलाव के अनुसार जब, पावलाव के अनुसार जब एक प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक, जब एक प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है, के साथ अनुकूलित हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, उसके बाद उसे, उसके बाद उसे, उसके बाद उसे यदि स्वाभाविक उद्दीपक देना बंद कर देता है, उसके बाद उसे यदि स्वाभाविक उद्दीपक उद्दीपक देना बंद कर देता है, देना बंद कर देता है, स्वाभाविक उद्दीपक देना बंद कर देता है या बंद कर दिया जाता है, तो अब केवल प्राणी केवल अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाता है। उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुक्रिया करना बंद कर देता है, तो विलोपन हो जाता है। ठीक है, यानी कि पावलाव ने इस सिद्धांत देते हुए कहा कि विलोपन किस प्रकार से होता है, विलोपन किस प्रकार से होता है, जब एक प्राणी को बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए, जब प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित, यानी एक प्राणी पहले अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है और उसके बाद यदि उसको स्वाभाविक उद्दीपक देना बंद कर दिया जाए, तो केवल अस्वाभाविक उद्दीपक उसके सामने बार बार प्रस्तुत किया जाए, तो जब बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो व्यक्ति के अंदर क्या है, जो अनुक्रिया, जो उद्दीपक, जो स्वाभाविक जो अनुक्रिया करना, वो है क्या करना बंद कर देता है, अनुक्रिया करना बंद कर देता है। इसे क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। ठीक है, दूसरी की बात करेंगे अपन, सामान्यीकरण क्या है, देखो लिख लिए। दूसरा शब्द लिखो इसमें, सामान्यीकरण। कई बार क्या होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ या लगभग उसके समान किसी ध्वनि या किसी की समान प्रवृत्ति वाले अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रभाव भी इसमें क्या कर देता है, अनुक्रिया को जन्म दे देता है। ठीक है,
कभी कभी ऐसा होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के समान प्रकृति अस्वाभाविक उद्दीपक की समान प्रकृति वाले अन्य उद्दीपकों से भी प्राणी अनुक्रिया करता है, सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा शब्द है आपका पुनः प्रकटीकरण। पुनः प्रकटीकरण कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई व्यवहार उसका विलोपित हो जाता है। जब कोई व्यवहार विलोपित हो जाता है, जब कोई व्यवहार विलोपित हो जाता है, जब कोई व्यवहार विलोपित हो जाता है तो उसके बाद विलोपित हो जाता है तो उसके बाद में यदि उस प्राणी को अचानक से वह अस्वाभाविक वह अस्वाभाविक अस्वाभाविक अनुक्रिया स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों इस सिद्धांत की बात। सिद्धांत में अपने 3 शब्दों की बात की। पहला विलोपन, दूसरा होता है आपका सामान्यीकरण, तीसरा पुनः प्रकटीकरण। विलोपन में क्या होता है कि बच्चों जब एक व्यक्ति को एक विलोपन में होता क्या है बच्चों, होता क्या है, होता ये है विलोपन में कि जब मनुष्य के लिए स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता, सॉरी अस्वाभाविक उद्दीपक तो प्रस्तुत किया जाता है लेकिन स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता। जब उसके अंतर्गत जब वो बार बार ऐसा दोहराया जाता है, जब बार बार ऐसा रिपीट किया जाता है, ऐसा दोहराया जाता है, इस अनुक्रिया को दोहराया जाएगा तो थोड़े एक समय बाद क्या होता है कि उसके अंदर विलोपन हो जाता है, यानी कि वो उस अस्वाभाविक उद्दीपक से प्राणी में लार यानी कुत्ते के अंदर लार आना बंद हो जाती है। और दूसरे अपन ने बात की सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में अपन ने देखा, सामान्यीकरण में अपन ने देखा कि जब कई बार क्या होता है कि उस जो अस्वाभाविक उद्दीपक जो आपने दिया था उसी के समान कोई ध्वनि वाले या उसी के समान या उसी की प्रकृति के अनुरूप कोई अन्य उद्दीपक जब उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसे तो भी वो उसके अंदर अनुक्रिया को जन्म दे देता है। और तीसरे में अपन ने बात की पुनः प्रकटीकरण, यानी कुछ समय के लिए वह व्यवहार शांत हो जाता है लेकिन फिर एक दिन अचानक उसी प्रकार का व्यवहार दोहराया जाता है, वही आवाज या वही घंटी की आवाज या दोहराई जाती है तो उसके अंतर्गत वापस जो उसका विलोपित व्यवहार है वो पुनः प्रकट हो जाता है, उसे कहते हैं पुनः प्रकटीकरण। अब जो ये विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इसकी सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है, इसके इनको लिख लेंगे अपन। ठीक है।
इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है, किसके लिए है, ये इनके बारे में अपन लिखते हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं बच्चों, इसकी उपयोगिता। इसकी पावलोव के सिद्धांत की उपयोगिता, यानी पावलोव का सिद्धांत कहाँ कहाँ उपयोगी है। पहला तो है उसके भय के निवारण के लिए। दूसरा भाषा विकास के लिए। भाषा विकास के लिए। तीसरा है गणित शिक्षण में। गणित शिक्षण में। चौथा आपका समाजीकरण में। पांचवा आपका है दर्शन के विकास में। छठा है आपका आदत एवं स्वभाव के निर्माण में। ये सिद्धांत इन चीजों के लिए उपयोगी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पावलाव के अंदर, पावलाव के सिद्धांत में इस प्रकार की उपयोगिताएं पाई जाती है। तो बच्चों इस क्लास में अपन ने बात की, सिद्धांत में अपन ने बात की किस प्रकार से एक व्यक्ति या एक बालक को किसी अन्य के साथ अपन अनुबंधित कर सकते हैं। ठीक है, उसके उपरांत वो अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखो समझते हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले जो अपन ने बात की वो ये की कि अपन ने जो सिद्धांत देखा वो देखा है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलाव का जो सिद्धांत है इसका, इसके अन्य या उपनाम बहुत से इसके अन्य या उपनाम है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट जो आपका अंग्रेजी में आपको सिर्फ एक क्लासिकल थ्योरी ही लिखा हुआ आएगा। बाकी हिंदी में इसके नाम अलग अलग आ सकते हैं, हिंदी में इसके नाम काफी है। जो सबसे पहले जो इसके रूसी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसका प्रयोग किया है। सबसे पहला कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है, आपके रूसी शरीर शास्त्री जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा इसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, जिनका क्या नाम है, इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, उन्होंने कब ये सिद्धांत दिया, उन्होंने ये सिद्धांत 1904 में दिया और 1904 में ही इन्हें पाचन क्रिया से संबंधित नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, अब इसमें अपन बात करेंगे किस प्रकार से ये उपयोगी है। तो इसके उपनामों के ऊपर देखते हैं। पहला जो उपनाम देखेंगे इसका, पहला अपन ने बोर्ड पर लिख रखा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत इसे कहते हैं, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया है, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा 1904 में दिया गया है। ठीक है, और 1904 में ये अपने जो पावलोव है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है, किससे संबंधित, शरीर क्रिया से संबंधित या पाचन तंत्र से संबंधित। बच्चों इस सिद्धांत को समझने के लिए अपने को चार संकेतों के बारे में बात की, अपन को चार संकेतों का ध्यान रखना पड़ेगा, यूसीएस, यूसीआर, जीएस, सीएस और सीआर। यूसीएस आपका होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसे अपन कहते हैं अनुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, दूसरा आपका यूसीआर, यूसीआर में कहते हैं उसको अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जिसे कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। तीसरा जो आपका था वो था आपका सीएस, सीएस जिसे कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, सीआर का मतलब फिर अगला जो संकेत है वो आपका है सीआर, सीआर में कहते हैं कंडीशनल रेस्पॉन्स, जिसे कहते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, और इन्होंने जो ये अपना प्रयोग है वो किस पे किया था, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया, 1904 में इन्होंने प्रयोग किया। वो प्रयोग करते समय इन्होंने तीन प्रकार से कुत्ते को किसी चीज के यहाँ किसी से अनुबंधित करने के लिए, किसी अन्य अनुक्रिया से अनुबंधित करने के लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ठीक है, और किस प्रकार से इन्होंने अनुबंधित किया, इसने इन्होंने प्रयोग करते हुए कुत्ते पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग करते हुए एक सिद्धांत दिया। उसमें इन्होंने कुत्ते को तीन चरणों में तीन प्रकार से उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। सबसे पहला जो चरण था, प्रथम जो चरण था, उसे अपन कह सकते हैं अनुकूलन से पूर्व का चरण। अनुकूलन से पूर्व उन्होंने क्या किया, अनुकूलन से पूर्व उन्होंने किया, कुत्ते को भोजन दिया, दिखाया, तो कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हुई। कुत्ते को क्या दिया, भोजन दिया और कुत्ते के मुंह से क्या आना प्रारंभ हुई,
लहराना प्रारंभ होगी। ये पहला सिद्धांत है, इसमें सामान्य सी क्रिया है, उन्होंने क्या दिया, स्वाभाविक उद्दीपक दिया और कुत्ते ने क्या की, स्वाभाविक अनुक्रिया। दूसरे चरण में वो क्या करते हैं, दूसरे चरण में अनुबंधन पैदा करने के लिए, दूसरा चरण था इनका, तो दूसरे चरण में अनुबंधन पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अनुबंधन पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को भोजन देने से जस्ट पूर्व, यानी भोजन और कुत्ते से भोजन देने से पूर्व के उसके बीच में एक और अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया, जिससे जिसमें जिसकी जगह से इन्होंने इस्तेमाल लिया था आपके घंटी को इन्होंने इस्तेमाल लिया और उन्होंने क्या किया, ये अनुक्रिया की सबसे पहले जब भी जाते भोजन लेकर जाते कुत्ते के लिए, पहले उसको घंटी बजाते, घंटी की आवाज बजाते और उसके बाद उसे खाना देते। जब पहली बार ये प्रयोग किया गया, घंटी बजाएगी और खाना दिया गया, कुत्ते ने किसी भी प्रकार की अनुक्रिया नहीं की। लेकिन जब बार बार ये क्रिया दोहराई गई तो एक समय ऐसा आया कि कुत्ता घंटी के अनुरूप भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो दूसरे चरण में इन्होंने क्या कर लिया, अनुकूलन पैदा कर लिया कि अब कुत्ते के अंदर क्या हो गया, अनुकूलन पैदा हो गया। तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि अब अनुकूलन पैदा हो गया, तो अब इन्होंने वापस उस अनुकूलन को कैसे दूर किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। तो एक समय ऐसा आया कि कुत्ते के मुंह से घंटी की आवाज से लाराना बंद हो गई। दूसरे चरण में क्या हुआ था, कुत्ते के मुंह से लाराना घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुंह से लार आने लग जाती थी। लेकिन तीसरे चरण में ये हुआ कि कुत्ते को घंटी की आवाज से उसके लाराना बंद हो गई, इस प्रकार से ये विलोपित हो गया। तो इसी संबंध में, इसी सिद्धांत के संबंध में, इस सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने का जो श्रेय है वो आपके इसके पावलाव के शिष्य है लेस्टर एंडरसन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत की उपयोगिता बताने का कार्य जो किया है वो इनके किसके शिष्य, आपके पावलाव के शिष्य लेस्टर एंडरसन ने किया। उन्होंने कहा, उन्होंने सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया। अब इस सिद्धांत में 3 प्रकार की अनुक्रिया हुई, एक तो उसमें विलोपन हुआ, सामान्यीकरण हुआ और क्या हुआ, पुनः प्रकटीकरण। यानी कि कुत्ते के लिए विलोपन तो किस प्रकार से है, जब कुत्ते को पहले घंटी बजाएगी, भोजन दिया गया, कुछ समय तक भोजन दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद क्या करते हैं, कुत्ते को घंटी बजाते लेकिन भोजन नहीं देते, तो कुत्ते का जो व्यवहार है, जो कुत्ता घंटी से जो अनुक्रिया करता है वो उसकी समाप्त हो जाती है, फिर वो अनुक्रिया करना बंद कर देता है, यानी वो विलोपन, उसके अनुक्रिया का क्या हो जाता है, विलोपन। और विलोपन होने के कारण क्या नहीं हो पाता है, कुत्ता क्या नहीं कर पाता है, अनुक्रिया नहीं कर पाता, तो वो क्या हो गया, उनका विलोपन। दूसरा शब्द जो आया इसमें आपका है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार से अनुबंधन करने के लिए दूसरे चरण में उन्होंने घंटी का इस्तेमाल किया और घंटी की समान प्रकृति की कोई अन्य अगर कोई आवाज उस कुत्ते के कान में पड़ती है तो भी वह अनुक्रिया करता है, क्योंकि वो कुत्ता उस घंटी की आवाज और उस अन्य उसकी समान प्रकृति वाली जो आवाज है उसमें क्या डिफरेंस नहीं कर पाता और वो अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, वो होता है आपका सामान्यीकरण। और होता है अगला, लास्ट है आपका पुनः प्रकटीकरण। पुनः प्रकटीकरण में क्या होता है, जब कुत्ते को काफी समय तक ऐसे अनुक्रिया की जाती है, उसको भोजन नहीं दिया जाता, घंटी बजाई जाती है, धीरे धीरे वो उसका क्या हो गया, समापन, विलोपन हो गया। लेकिन और उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर कुछ समय बाद, यानी कि थोड़े समय बाद अचानक ऐसी अनुक्रिया फिर से दोहराई जाती है और कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं अपन पुनः प्रकटीकरण। अब जो इनका जो सिद्धांत है, इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, इनकी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगिता है। पहला तो भय का निवारण, यानी किसी विषय से संबंधित अगर बच्चे को कोई प्रकार का भय है तो उसको किसी अन्य वस्तु यानी सरल विधि से उसको अनुबंधित करके उसको शिक्षा, उसके भय का निवारण किया जा सकता है। भाषा विकास के लिए, भाषा का विकास भी अपन किसी अनुबंधन के साथ कर सकते हैं। जैसे जैसे किया जाता है, कैसे, कबूतर, तो कबूतर से आपको क्या याद हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कबूतर से क्या याद हो रहा है, कबूतर, तो आपने उससे संबंधित या गणित शिक्षण, यानी गणित में कई बार क्या होता है कि सूत्रों के आधार पर आपको सवाल सोल्व करने होते हैं, तो जो सूत्र है वो आपके किसका कार्य करते हैं, आपके अनुबंधन का कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरा आपका सामाजिकरण, यानी जीवन निर्माण के लिए किस समाज में किस प्रकार से एक दूसरे से सहयोग किया जाता है, वो भी आपका सामाजिकरण भी का योगदान है। आदतें स्वभाव के निर्माण, यानी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आदत लगाना या किसी प्रकार का स्वभाव निर्माण करने के लिए अपने सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अपन अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।